यस मालिक। हेलो गाइस, वेलकम टू दी चार्ट रिवीजन सीएसीए में फाइनल वालों के लिए। और ये चार्ट रिवीजन में आज हम लोग करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन। अगेन असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक और टॉपिक है, और ये टॉपिक में अगेन हम लोग दोनों बात करेंगे। वही एक जो कंपनी अमलगमेट हो रही है उसके बारे में, और द अदर एस्पेक्ट दैट इज शेयर होल्डर को जो बेनिफिट हो रहा है अंडर द अमलगमेशन, इसके बारे में। इन दो एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने रीड कर दिया तो टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा अमलगमेशन की पूरी बात है। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन, राइट। अब अमलगमेशन क्या होता है ये बात आपको डिफाइन की गई है सेक्शन 2(1)(b) के अंदर में, जिसमें कहा गया है अमलगमेशन में बेसिक दो कंडीशंस को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। यस, अमलगमेशन मींस अ मर्जर वेयर वन और मोर कंपनीज फ्रॉम अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी। अमलगमेशन में मेजर दो कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसको इनकम टैक्स में अमलगमेशन कह सकते हैं। पहला, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी बिकेम द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। तो पहली बात है all assets and liabilities of amalgamating company became the asset and liability of amalgamated company। पहला ये। दूसरा, right, shareholder holding minimum 75% in the value in shares in amalgamating company became the shareholders of amalgamated company। मतलब 3/4, राइट, 3/4 शेयर होल्डर जो अमलगमेटिंग कंपनी के थे वो अमलगमेटेड कंपनी में क्या हो जाने चाहिए, शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 75% वैल्यू, 75 is 3/4, 75% इन वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, बराबर है, राइट। अब देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ बेनिफिट्स, लॉसेस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अमलगमेटेड कंपनी क्या कर पाएगी, कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, बराबर है। दो कंडीशन कौन सी है, सारे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए, एंड इनके जो शेयर होल्डर्स है होल्डिंग 75% वो अब इनके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब अज्यूम कीजिए दो कंपनी है, शीला लिमिटेड एंड कीजवानी लिमिटेड, बराबर है। सो शीला लिमिटेड एंड कीजवानी लिमिटेड अमलगमेटेड इनटू एसके लिमिटेड, बराबर है। यहाँ पे शीला एंड कीजवानी विल बिकेम अमलगमेटिंग कंपनी एंड एसके विल बिकेम अमलगमेटेड कंपनी, बराबर है। अब शीला लिमिटेड एंड कीजवानी लिमिटेड अपने ऑल असेट एंड लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर करना चाहेंगे, एसके को ट्रांसफर करना चाहेंगे। अब जैसे ही असेट शिफ्ट होगा इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग एन असेट, बराबर है। तो शीला या किजवानी या बोथ ऑफ देम, दोनों के हाथ में कैपिटल गेन आना चाहिए था। अब यहां सेक्शन 47 कहता है कि अगर अमलगमेशन के अंदर में अमलगमेटिंग कंपनी एसेट्स ट्रांसफर करती है, किसको बेटा, अमलगमेटेड कंपनी को, एंड अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, तो इनके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। एक बात याद रख लेना, अमलगमेशन एंड डीमर्जर बोथ आर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। व्हेन आई से टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन इट मींस ना अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में टैक्स आएगा, ना अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में टैक्स आएगा, ना इनके शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स आएगा। तो ये प्रॉपर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अमलगमेशन और डीमर्जर दोनों भी टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। तो पहला, शीला लिमिटेड एंड कीजवानी लिमिटेड जब भी अमलगमेट होंगे किसके साथ बेटा, एसके के साथ। शीला एंड कीजवानी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए, क्योंकि लॉ कहता है ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। सेक्शन 47 कहता है इफ अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेट विद अमलगमेट, इफ अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेट विद अमलगमेटेड कंपनी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, बराबर है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो शीला एंड कीजवानी, बराबर है, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर देयर विल बी नो कैपिटल गेन। और ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 47। तो शीला लिमिटेड एंड कीजवानी लिमिटेड दोनों के हाथ में कैपिटल गेन नहीं आने वाला। अब दूसरा प्रोविजन लगाते हैं। देखिए, टैक्स को पढ़ो जब भी इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ो, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। अब शीला लिमिटेड कीजवानी लिमिटेड ने तो एसके लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, एसके लिमिटेड को तो शेयर्स मिले विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस और नो, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या इनके हाथ में गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है? बिकॉज इफ द कैपिटल एसेट इज रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन 56(2)(10) कैन गेट अट्रैक्टेड। अब यहां पे सेक्शन 56 में भी अमेंडमेंट किया गया और कहा गया है कि अमलगमेशन में अगर अमलगमेटेड कंपनी को कुछ मिलता है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू गिफ्ट टैक्सेशन अंडर सेक्शन 56(2)(10). यस, so asset received under amalgamation is not treated as gift under section 56(2)(10). yes or no, राइट। तो भैया शीला लिमिटेड के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आया, रिसीवर एसके के हाथ में कोई गिफ्ट का टैक्सेशन नहीं आने वाला। यहां तक के दो ट्रांजैक्शन तो टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन बन गए। अब ध्यान से समझिएगा क्या होगा। सपोज कीजिए एक शेयर होल्डर है, सपोज कीजिए, अज्यूम कीजिए एक शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर का नाम है कांचा,
इस शेयर होल्डर का नाम क्या है? कांचा। अब कांचा ने अज्यूम कीजिए शीला के शेयर्स होल्ड करके रखे थे, शीला के शेयर्स होल्ड करके रखे थे। किसने? कांचा ने, बराबर है। अब जब भी अमलगमेशन होगा, कांचा विल रिसीव द शेयर्स ऑफ एसके। अरे एवरीबॉडी, कांचा विल रिसीव द शेयर्स ऑफ एसके। ये तो एक्सचेंज हुआ सेक्शन 42 47 के अंदर में, एक्सचेंज इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन, बराबर है ना। अभी उसको एसके के शेयर्स मिलेंगे इन ल्यू ऑफ शीला लिमिटेड, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। सेक्शन 47 ने ये भी एग्जम्प्ट करके रखा है। जैसा कि मैंने कहा, अमलगमेशन एंड डीमर्जर इज अ प्योर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। न अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में टैक्स, न अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में टैक्स, ना ही कांचा के हाथ में टैक्स, शेयर होल्डर के भी हाथ में नहीं आएगा। ये भी चीज सेक्शन 47 में लिखा है। शेयर रिसीव्ड इन अमलगमेशन देयर विल बी नो कैपिटल गेन, यस और नो। अच्छा, अब फ्यूचर में चल के कभी एसके के शेयर्स बेचेंगे क्या, तब कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आंसर इज यस। व्हेनेवर इन फ्यूचर द शेयर्स ऑफ एसके लिमिटेड आर सोल्ड, व्हेनेवर इन फ्यूचर द शेयर्स ऑफ एसके लिमिटेड आर सोल्ड, दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट किया जाएगा? जहां से शीला के शेयर होल्ड किए थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या काउंट किया जाएगा? जहां से जितने में शीला के शेयर्स एक्वायर किए थे। सो if shares of amalgamated company are sold in future, right, it will be liable to capital gain. Period of holding of asset, यहाँ पे जो पोहा लिखा है, पोहा का मतलब है period of होल्डिंग ऑफ असेट। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट कहां से काउंट किया जाएगा? जहां से आपने शीला के शेयर्स होल्ड किए थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाएगा? जहां से आपने शीला के शेयर्स एक्वायर किए थे, जितने में शीला के शेयर्स एक्वायर किए थे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, शेयर होल्डर को, इफ शेयर होल्डर रिसीव्स इन अमलगमेशन एनी शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी इन लिeu of amalgamating company, it is not subject to capital gain tax, section 47. However, whenever this shares of amalgamated companies are sold, that will be subject to capital gain, and cost of acquisition will be cost of shares of amalgamating company. Holding period will be also counted from the holding period of amalgamating company. Clear है मालिक? Now the company which is into amalgamation, that is amalgamating company, there will be no capital gain tax. Amalgamated company, there will be 56(2)(10), there will be no taxability. Yes, and अगर ऊपर दी हुई condition satisfy हो जाती है amalgamations की, that is all asset and liabilities are transferred and 75% of the shareholder remain same, तो amalgamated company को कुछ और benefits भी मिलेंगे जो actually amalgamating company को मिलते थे। यस, जिसमें से पहला है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी विल बी अलाउड टू अमलगमेटेड कंपनी, विल बी अलाउड टू अमलगमेटेड कंपनी। Further, whenever there is an amalgamation, the depreciation will be divided between amalgamated company and amalgamating company in the ratio of number of days asset is used. आपको अगर याद होगा पीजीबीपी में हमने ये पढ़ा है, अगर अमलगमेशन होता है, राइट, जितने दिन अमलगमेटिंग कंपनी ने यूज किया उतना डेप्रिसिएशन उनको मिलेगा, जितने दिन अमलगमेटेड कंपनी ने यूज किया उतना डेप्रिसिएशन उनको मिलेगा, तो डेप्रिसिएशन बेनिफिट भी मिलेगा। मान लीजिए कोई अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन है। आपको अगर याद होगा साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है अनएब्सॉर्ब्ड अगर कुछ होगा तो ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये बेनिफिट भी अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन, सेक्शन 35D। सेक्शन 35D 1/5 बेसिस पर डिडक्शन देता है इन केस ऑफ अमलगमेशन टू एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी का जब भी एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन होगा 1/5 बेसिस पर डिडक्शन होगा। अब अमलगमेशन के बाद अमलगमेटिंग कंपनी तो रही नहीं, तो बैलेंस 4 ईयर का बेनिफिट किसको मिलेगा? अमलगमेटेड कंपनी को मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 35DDA, एक्सपेंसेस ऑन VRS। याद दिला दूं, VRS एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन आपको 1/5 बेसिस पे मिलता है, ये भी किसको मिलेगा? अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा अगर अमलगमेशन हो जाता है तो। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। आप सभी जानते होंगे अगर कोई इंडियन कंपनी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है ओवर 5 ईयर्स, राइट। अगर इसी बीच कंपनी का कोई अमलगमेशन होता है, ये बेनिफिट अमलगमेटेड कंपनी भी क्या करेगी? कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट मिल जाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का भी बेनिफिट मिल जाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, VRS एंड एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन का भी डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आता है सेक्शन 35D, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। हम सभी जानते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है अगेन ऑन 1/5 बेसिस। आपको अगर याद हो तो ये तीनों सेक्शन का बेनिफिट जो होता है बेटा वो 1/5 बेसिस पे मिलता है। अगर इसी बीच अमलगमेशन हो जाता है तो अमलगमेटेड कंपनी को भी ये बेनिफिट कंटिन्यू होगा।
नेक्स्ट आता है 35A टेलीकॉम एंड 35A स्पेक्ट्रम लाइसेंस। ये भी सेक्शन अगर आपको याद हो, ये ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस आपको बेनिफिट देते हैं। तो अगर टेलीकॉम या स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेट से 10 ईयर्स का है और थर्ड ईयर में अमलगमेशन हो जाता है, तो बैलेंस बेनिफिट जो होगा इन सेक्शंस का वो अमलगमेटेड कंपनी क्लेम कर सकती है। यस। नेक्स्ट, बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सब्जेक्ट टू सेक्शन 72 72AA आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रादर जब आपको एफआर में क्या सिखाया जाता है, अमलगमेशन सिखाया जाता है, द फर्स्ट थिंग दे टीच यू इज अमलगमेशन से क्या फायदा होगा, लॉसेस सेट ऑफ करने मिलेंगे। तो यस, बिजनेस लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ डेटर्स है, बैड डेब्ट्स हो गए, क्या हम क्लेम कर सकते हैं? यस। अगर अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ डेटर्स थे जो अब बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, आप एज अमलगमेटेड कंपनी क्या कर सकते हैं, उसको बेनिफिट ले सकते हैं अपने पीएनएल एंड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट बेटा, अगर बैड डेब्ट्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी रिकवर्ड बाय अमलगमेटेड कंपनी, मान लीजिए बैड डेब्ट्स जो था वो अमलगमेटिंग कंपनी का था और अमलगमेटेड कंपनी इसको क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। आपको पहली बात याद दिला दूं, सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 बोलता है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इज ट्रीटेड एज इनकम। याद आ रहा है आपको? सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 बोलता है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इज ट्रीटेड एज इनकम। तो भाई साहब राइट, ये इनकम माना जाता है, लेकिन अमलगमेशन के केस में ये इनकम नहीं माना जाएगा। पीके कमाल केस, अमलगमेटेड अमलगमेटेड कंपनी अगर कभी भी बैड डेब्ट्स रिकवर कर रही है तो ये इनकम नहीं माना जाएगा। ये जनरल एक्सेप्शन है 41(4) का एज पर पीके कमाल केस। बराबर है? बताइए, रेमिशन सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, अमलगमेटिंग कंपनी को 5 लाख रुपए देना था, अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अमलगमेटेड कंपनी को 3 लाख रुपए ही देने हैं, क्या ये इनकम मानी जाएगी? सर ये इनकम जरूर मानी जाएगी। सेक्शन 41(1) कहता है अगर कोई भी रेमिशन सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी होता भी है तो ये इनकम मानी जाएगी। तो ये जरूर इनकम मानी जाएगी, पर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या नहीं माने जाएंगे, इनकम नहीं माने जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो पहला बेनिफिट आपको गिफ्ट नहीं माना जा रहा जब भी असेट मिल रहा है तब। दूसरा बेनिफिट, पीजीबीपी के जितने सेक्शंस के बेनिफिट है जो 1/5 बेसिस पे है वो सब अमलगमेटेड कंपनी को मिल जाएंगे। लॉसेस सेट ऑफ करने मिल जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, उनका बैड डेब्ट्स आप क्लेम कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, उनका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ, ये इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब देखा जाए तो अमलगमेशन एक विन विन सिचुएशन बनता है, अमलगमेटिंग के लिए भी, अमलगमेटेड के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा जी, हमने कहा बिजनेस लॉसेस ऑन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 72A। मतलब अगर अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अमलगमेटेड कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो सेक्शन 72A एडिशनल कंडीशन देता है। ये कंडीशन क्या है, अमलगमेटिंग कंपनी दैट इज शीला लिमिटेड को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। भाई साहब 2 ही कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर वे, पहला, दे मस्ट बी एंगेज इन बिजनेस फॉर 3 और मोर ईयर प्रायर टू अमलगमेशन। अमलगमेशन होने से पहले एटलीस्ट 3 साल से वो क्या करने चाहिए, बिजनेस में एंगेज हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा था, याद करो रेगुलर लेक्चर मैंने आपको बताया था। नहीं तो लोग क्या करते थे, बोगस कंपनी बनाते थे, उसमें लॉस क्लेम कर लेते थे और बाद में अमलगमेशन करके वो लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश करते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया अमलगमेटिंग कंपनी एटलीस्ट 3 साल से बिजनेस में होनी चाहिए। दूसरा, दे मस्ट होल्ड 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट which was held 2 years prior to the date of amalgamation। अमलगमेशन के 2 साल पहले जो इनका फिक्स्ड असेट था, इसका एटलीस्ट 75% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट, बुक वैल्यू बोल रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, बराबर है? तो अमलगमेशन से 2 साल पहले जितने भी एसेट थे, अमलगमेशन से 2 साल पहले जितने भी एसेट थे, इसका एटलीस्ट 75% आपने होल्ड करना है एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन। तो भैया 2 कंडीशन है जो शीला लिमिटेड को सेटिस्फाई करनी है। चलो 1 मिनट रुकिए। ये बंद हो गया क्या, देख चालू कर, आ गया, बराबर ना? यस सर। तो वापस से देखिएगा, शीला लिमिटेड को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला, शीला लिमिटेड अमलगमेशन से 3 साल पहले से इस बिजनेस में होनी चाहिए। दूसरा, अमलगमेशन से 2 साल पहले अगर उसने 100 का असेट होल्ड करके रखा है, किसने, शीला लिमिटेड ने, तो डेट ऑफ अमलगमेशन में उनमें से 75% आपके पास होना ही चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन, एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन। ये हो गया। अब अमलगमेटेड कंपनी, बराबर है, इसको भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ये हो गई शीला जिसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दूसरा एसके जिसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एसके को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जितने असेट अमलगमेशन में मिले हैं इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसका एटलीस्ट 75% होल्ड करना है।
मतलब अगर लेट्स से इनको मिला ही 75 के शेयर है, बराबर है, 75 का 75% इन्होंने एटलीस्ट 5 साल तक के होल्ड करना चाहिए। अगर अमलगमेशन में 100 के एसेट मिले हैं तो इसमें से 75 तक के एसेट इन्होंने 5 साल तक के क्या करने हैं, होल्ड करने हैं, बराबर है। यानी ऐसा नहीं होगा अमलगमेशन में एसेट रिसीव किए अगले साल बेच दिए, बेच दो 25% तक बेच दो, 75% तक होल्ड करना है। नहीं तो जो बेनिफिट हम अमलगमेटेड को दे रहे हैं, अमलगमेटेड को क्या बेनिफिट दे रहे हैं भैया, लॉस सेट ऑफ करने दे रहे हैं, डेप्रीसिएशन का बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये बेनिफिट बहुत सारे हैं। अच्छा जी सर, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो व्हाट आर द कंडीशन, अमलगमेटिंग कंपनी की दो, अमलगमेटेड कंपनी की दो, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लॉसेस शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। सिंपल है। मान लो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब आपको तो पता है हम लॉसेस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ पीजीबीपी, तो क्या हमें फ्रेश पीरियड मिलेगा या बैलेंस पीरियड के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? एज फार एज अमलगमेशन इज कंसर्न आपको फ्रेश 8 ईयर्स का पीरियड मिलता है, आपको फ्रेश 8 ईयर्स का पीरियड मिलता है। एज फार एज डीमर्जर इज कंसर्न आपको रिमेनिंग पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलता है। एज फार एज कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी या प्रोप्राइटर इनटू कंपनी है तो आपको फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिलता है। यस और नो मालिक? सो अगर हम देखेंगे amalgamation and demergers is a overall tax neutral transaction where giver, receiver and the third party do not have any tax liability. Are you getting the point? Yes. यहाँ हमारा टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन भी खत्म होता है। आप देखते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। यस सर, वेलकम सर। हम अनदर चार्ट रिवीजन पे आ गए हैं टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर के ऊपर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर में भी कहा था, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन के अंदर में अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए और चार्ट रिवीजन को जरूर देखिएगा। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, जैसे अमलगमेशन एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, ठीक उसी तरीके से डीमर्जर भी एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। यहाँ डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी एंड इसके शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड अमलगमेशन एंड डीमर्जर बोथ आर टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन। जरा ध्यान से देखिए, डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को अपने सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करेगी। डिमर्ज कंपनी के हाथ में देयर विल बी नो कैपिटल गेन। रिजल्टिंग कंपनी को असेट्स इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन में मिलेगा। रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में बराबर there will be no 56(2)(10 provided resulting company must be an Indian company and assets इसको डीमर्जर में मिलना चाहिए। तो डीमर्ज कंपनी जब रिजल्टिंग कंपनी को देगी, डीमर्ज कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, एज वेल एज रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में भी कोई गिफ्ट का प्रोविजन आएगा नहीं। तो यहाँ पे कोई गिफ्ट का प्रोविजन टैक्सेबल नहीं है, बराबर है। फर्दर अब शेयर होल्डर जिसने डीमर्ज कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे थे, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर उनको इन एक्सचेंज मिलेंगे, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था। यहां पे कैपिटल गेन भी नहीं आएगा अगर एक्सचेंज हुआ है शेयर्स का ऑफ दे हैव रिसीव्ड कंपनी। यहां पे कंपनी 4 आ गया है, लेट्स से यहां पे कंपनी 1 कर देते हैं, तो कंपनी 1 के शेयर्स मिले हैं इन एक्सचेंज ऑफ डीमर्ज कंपनी, तो इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। हाँ, पर ये जब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर सेल करेंगे, विल देयर बी कैपिटल गेन? यस, देयर विल बी कैपिटल गेन। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट की जाएगी? अगेन डीमर्ज कंपनी से काउंट की जाएगी। अब यहां पे दो चीज है, पहला डीमर्ज कंपनी का डेफिनेशन है, मेरे को लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा यहां पे कॉस्ट क्या लिया जाएगा वो भी इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट लिया जाता है वो नेटवर्थ के बेसिस पे लिया जाता है, जो हम ऑलरेडी कैपिटल गेन में डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आप वहां से पढ़ सकते हैं। फर्दर अगर अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है तो क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट जो वहां पे अलाउड थे अमलगमेशन में वही डीमर्जर में भी अलाउड है, जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। डीमर्ज कंपनी का क्या रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? यस। क्या डेप्रिसिएशन जो होगा वो डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज? यस। एक्सपेंसेस ऑन डीमर्जर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। वीआर एक्सपेंसेस जो 1/5 बेसिस पे मिलता है अलाउड एज डिडक्शन। फैमिली पेंशन एक्सपेंसेस जो मिलता है 1/5 बेसिस पे वो भी अलाउड एज डिडक्शन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो 1/5 बेसिस पे मिलता है वो भी अलाउड एज डिडक्शन। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस ओवर द पीरियड ऑफ लाइसेंस इट विल बी अलाउड एज बेनिफिट। यस और नो? राइट। अच्छा जी सर, याद रखें बेड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे। लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे ये सिर्फ ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड होंगे। फ्रेश पीरियड ऑफ 8 ईयर्स इनको मिलने वाला नहीं है, इनको सिर्फ क्या मिलेगा? रिमेनिंग पीरियड ओनली। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
यस तो डीमर्जर और अमलगमेशन लगभग लगभग सेम जैसे ही ट्रांजैक्शन है, तो आप इनको सेम ही पढ़ लीजिए, एक साथ ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों भी केस में दोनों भी टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, दोनों भी केस में दोनों भी क्या है बेटा, टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? खत्म।